हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW की इस साल की फुल ईयर पे-per-view के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था और इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी और बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ और इस वीक का डायनामाइट शो कैसा था। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन रॉकी रोमेरो को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और रॉकी रोमेरो ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलर है, इसलिए इस मैच की शुरुआत से ये दोनों रेसलर्स इस मैच के अंदर संभल कर रेसल कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली कई बार इस मैच की शुरुआत में रॉकी रोमेरो ने ब्रायन डेनियल्सन को टेक्निकल रेसलिंग अंदर आउटवर्क कर दिया, जिस बीच हमें एक बार ब्रायन डेनियल्सन और ऑरेंज कैसिडी का एक फेस ऑफ भी देखने को मिला। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रॉकी रोमेरो ने ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और हाँ, इस मैच के लिए ऑरेंज कैसिडी रिंग साइड पर थे, इसलिए हमेशा की तरह यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी पर नजर रखने के लिए मैट हार्डी भी रिंग साइड पर थे। पर इसके बाद फाइनली ब्रायन डेनियल्सन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने रॉकी रोमेरो के टेक्निकल मूव्स रिवर्स कर रॉकी रोमेरो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। लेकिन बार बार यहाँ पर रॉकी रोमेरो ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अपना फिनिशर आर्म बार लगाने के लिए जा रहे थे, जिसमें रॉकी रोमेरो कई बार फेल हो गए। लेकिन फाइनली रॉकी रोमेरो ने ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अपना फिनिशर आर्म बार लगा दिया, जिसे रिवर्स कर ब्रायन डेनियल्सन रॉकी रोमेरो के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नी लगाने के लिए गए और फिर एक बार रॉकी ब्रायन के ऊपर आर्म बार लगा पाते, इससे पहले ही ब्रायन डेनियल्सन ने रॉकी रोमेरो के ऊपर अपना एक और नया सबमिशन मूव लगाया, जो सबमिशन मूव रॉकी रोमेरो सहन नहीं कर पाए और फाइनली यहाँ पर रॉकी ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि ब्रायन डेनियल्सन ने मैच जीत लिया है। और अब हम कह सकते हैं कि इस साल की फुल ईयर पे-per-view के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने काफी बढ़िया मोमेंटम के साथ जाने वाले हैं। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी रिंग के अंदर आए थे और यहाँ पर आकर टोनी शिवानी फुल ईयर पे-per-view से पहले इनर सर्कल का एक इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। और जब इनर सर्कल अपने इस इंटरव्यू के लिए अपने एंट्रेंस कर रही थी, तभी डैन लैम्बर्ट और अमेरिकन टॉप टीम ने मिलकर यहाँ पर इनर सर्कल के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर इनर सर्कल के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करते हुए डैन लैम्बर्ट ने फाइनली इनर सर्कल के लीडर यानी कि क्रिस जेरिको के ऊपर टॉप रोप से टेबल के थ्रू एक पावर बम भी लगाया, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम ने इनर सर्कल के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किया। पर इसके साथ यहाँ पर बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ने कहा कि ये फुल ईयर पे-per-view का एक ट्रेलर है, जहां पर फैंस देख सकते हैं कि फुल ईयर पे-per-view के ऊपर इनर सर्कल के साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इथन पेज चाहते थे कि डैन लैम्बर्ट क्रिस जेरिको के ऊपर क्रिस जेरिको का ही सबमिशन मूव यानी कि लायन टेमर लगाए, जिसके बाद डैन लैम्बर्ट ने क्रिस जेरिको के ऊपर लायन टेमर भी लगाया। और आखिरकार हमें यहाँ पर डैन लैम्बर्ट और स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज और अमेरिकन टॉप टीम अपना अटैक सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी, जिससे हम कह सकते हैं कि फुल ईयर पे-per-view के पहले इनर सर्कल के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि फुल ईयर पे-per-view पर इनर सर्कल बाउंस बैक करती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर एनर्जी टैकोंटी और थंडर रोजा मिलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर, जिमी हेटर और रेबल को फेस कर रही थी। और ये मैच शुरू होने से पहले थंडर रोजा, एनर्जी और टैकोंटी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर, रेबल और जिमी हेटर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और हमें इस मैच की शुरुआत में ही थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक दूसरे के आमने सामने आती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली। पर थंडर रोजा से डरकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने यहाँ पर रेबल को टैग दे दिया, जिसके बाद यहाँ पर एनर्जी और थंडर रोजा ने मिलकर रेबल के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किया। पर किसी तरीके से रेफरी की नजर बचाकर एनर्जी के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर जिमी हेटर और रेबल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर इस मैच के सभी कंटेंडर्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले, जहां पर टैकोंटी एकदम चार्जड अप थी। और जब इस मैच के सभी कंटेंडर्स नीचे गिरे हुए थे, तभी थंडर रोजा ने रिंग के बाहर जिमी हेटर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया डाइव लगाई और फाइनली रिंग के अंदर टैकोंटी रेबल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर टैकोंटी को रोक सकती थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टैकोंटी को नहीं रोका, जिस वजह से रेबल के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर रेबल को पिन कर टैकोंटी ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जिससे टैकोंटी ने यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि टैकोंटी पॉसिबली AEW कंपनी की फुल ईयर पे-per-view के ऊपर AEW की नई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए आने वाली है, जो देखकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी चैंपियनशिप लेकर अरीना छोड़कर चली गई। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर TBS विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर रूबी सोहो और क्रिस स्टैटलैंडर के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे इस वीक के डार्क शो के ऊपर जब रूबी राइट के ऊपर अटैक हो रहा था, तो वहां पर आकर क्रिस स्टैटलैंडर ने रूबी सोहो को बचाया था। लेकिन जब डार्क शो के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक हो रहा था, तब रूबी सोहो यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर को बचाने के लिए आ गई, लेकिन रूबी सोहो ने एक्सीडेंटली क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में गर्मागर्मी बढ़ चुकी है। इसलिए दोनों हम यहाँ पर कहती हुई दिखाई दी कि अब ये दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि जब फेवर रिटर्न करने का टाइम आया, तब रूबी सोहो ने क्रिस स्टैटलैंडर को नहीं बचाया, बल्कि रूबी सोहो ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर दिया। पर हमने देखा था कि एक्सीडेंटली हुआ था, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जंगल बॉय द क्लेम के एंथनी बोवेंस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस हमेशा की तरह इस मैच से पहले मैक्स कैस्टर ने क्रैप करते हुए जंगल बॉय की गर्लफ्रेंड यानी कि एनर्जी की बेइज्जती कर दी, जिस वजह से इस मैच के पहले जंगल बॉय गुस्से में थे। और जैसे ही ये मैच स्टार्ट हुआ, वैसे इस मैच के अंदर जंगल बॉय ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर हमेशा की तरह ही मैक्स कैस्टर ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर एंथनी बोवेंस ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और यहाँ पर एंथनी बोवेंस जंगल बॉय के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करने लगे
और जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए एक टाइम के लिए एंथनी बोवेंस ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया, पर सरप्राइजिंगली जंगल बॉय किक आउट कर पाए। और इसके बाद इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जंगल बॉय एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्नेक टैप लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैक्स कैस्टर ने फिर एक बार यहाँ पर इंटरफेयर कर दिया, जो देखकर जंगल बॉय ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक किया। और इसी बीच एंथनी बोवेंस ने जंगल बॉय के ऊपर फिर एक बार अपना दूसरा फिनिशर यानी कि स्पिनिंग रोप हंग डीडीटी लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जंगल बॉय किक आउट कर पाए, जो देखकर सभी लोग शॉक में थे। और आखिरकार फिर एक बार एंथनी बोवेंस का फिनिशर रिवर्स कर यहाँ पर जंगल बॉय ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर स्नेक टैप लगाया, जिस दौरान एंथनी बोवेंस रोप ब्रेक के लिए ट्राई कर रहे थे, पर एंथनी बोवेंस से प्रेशर सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर एंथनी बोवेंस ने टैप आउट कर दिया, जिस वजह से जंगल बॉय ने मैच जीत लिया। पर जब यहाँ पर जंगल बॉय अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर बॉय फिश आ गई और यहाँ पर आकर बॉय फिश ने जंगल बॉय के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया, जो अटैक देखकर यहाँ पर बॉय फिश को रोकने के लिए क्रिश्चियन केज आ गई और क्रिश्चियन केज को यहाँ पर आता हुआ देख बॉय फिश रिंग छोड़कर भाग गए, जिससे हमें इस बात के हिंट्स मिलने लग चुके हैं कि प्रोबब्ली बॉय फिश और एडम कोल एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एडम पेज के लिए हाई वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए एडम पेज ने कहा कि पिछले साल हैंगमैन पेज अपने दोस्तों को चैंपियन बनते हुए देख रहे थे, पर अब हैंगमैन पेज के पास दोस्त नहीं है, लेकिन अब हैंगमैन पेज चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज को कभी पसंद नहीं किया, पर फैंस हैंगमैन पेज को पसंद करते हैं क्योंकि फैंस भी हैंगमैन पेज की तरह लूजर है। और ये बात केनी ओमेगा फुल ईयर पेपर के ऊपर प्रूव करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सुपर क्लिक यानी कि एडम कोल और यंग बक्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर एडम कोल और यंग बक्स मिलकर बात करते हुए कह रहे थे कि जंगल बॉय को मार खाता हुआ देख मजा आ गया। पर यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल यंग बक्स को किसी से मिलवाना चाहते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बॉय फिश थे, जिससे कि यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि यहाँ पर एडम कोल और बॉय फिश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स बॉय फिश को जानते हैं और वो सिर्फ बॉय फिश को इतना बताना चाहते हैं कि एब्ल्यू कंपनी अंदर डिस्प्यूट नहीं होते और यहाँ पर एरा सुपर क्लिक का चल रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यंग बक्स अनडिस्प्यूटेड एरा के बारे में बात कर रहे थे और यंग बक्स तो बॉय फिश का साथ नहीं देने वाले, पर एडम कोल कह रहे हैं, इसलिए यंग बक्स बॉय फिश के ऊपर बिलीव करते हैं, जो बात यहाँ पर यंग बक्स ने कही। और यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर बॉय फिश जंगल बॉय के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करे, जिससे कि फुल ईयर पेपर के ऊपर एडम कोल का काम आसान हो जाए। जो बातें एडम कोल ने बॉय फिश से कही और बॉय फिश भी एडम कोल की बातें मान चुके हैं, यानी कि हम इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर जंगल बॉय और बॉय फिश का मैच देखने को मिलने वाला है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर फुल ईयर पेपर से पहले सीएम पंक और एडी किंग्स के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि सीएम पंक और एडी किंग्स के बीच में क्या हुआ है। पर अगर आप ये नहीं जानते तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर लास्ट वीक के हमारे रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सीएम पंक और एडी किंग्स के बीच में क्या हुआ है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि प्रॉब्ली स्क्वाश मैच ही था, क्योंकि जब ये मैच स्टार्ट हुआ तब व्हीलर यूथा डायरेक्टली वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन व्हीलर यूथा की तरफ से एक बॉच हो गया, जिसका फायदा उठाकर वार्डलो ने व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया और यहाँ पर वार्डलो ने व्हीलर यूथा के ऊपर लगातार 4 पावर बम्स लगाए, जिसके बाद व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि राइजिंग नी स्ट्राइक लगाकर यहाँ पर व्हीलर यूथा को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है। और ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर वार्डलो एमजीएफ का गुस्सा व्हीलर यूथा के ऊपर निकाल रहे हैं और इसीलिए व्हीलर यूथा के ऊपर इतना ब्रूटल अटैक कर वार्डलो ये मैच जीतकर यहाँ चले गए। पर तभी यहाँ पर हार्डी फैमिली ऑफिस के ब्लेड और आइजिया कैसिडी आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर के ऊपर अटैक किया और तभी मैट हार्डी रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर आकर मैट हार्डी ने स्टील चेयर ली और वो स्टील चेयर ऑरेंज कैसिडी सिर के अंदर फंसाकर मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया, जिससे यहाँ पर मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ऑरेंज कैसिडी मैट हार्डी से अपना बदला लेने के लिए क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के बैकस्टेज में देखा कि सीएम पंक इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ रहे थे, लेकिन तभी एडी किंग्स पार्किंग लॉट के अंदर सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए गए और काफी सारे सुपरस्टार्स और रेसलर्स ने यहाँ पर आकर सीएम पंक और एडी किंग्स को सेपरेट किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि एब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक और एडी किंग्स की हेटेड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों ही सुपरस्टार्स फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब हमें सीएम पंक और एडी किंग्स के बीच में क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डांटे मार्टिन लियो रश के साथ मिलकर मैट सैडल और ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि लियो रश का एब्ल्यू कंपनी का डेब्यू मैच था। और इस मैच की शुरुआत में हमें डांटे मार्टिन और ली मोरियार्टी की तरफ से इतनी टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है, जो देखकर इस मैच की शुरुआत के 2 मिनट के अंदर ही क्राउड ने यहाँ पर खड़े होकर डांटे मार्टिन और ली मोरियार्टी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच की शुरुआत में डांटे मार्टिन और ली मोरियार्टी की इस मैच के अंदर कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और मैं तो कहूंगा कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि एब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। पर डांटे मार्टिन यहाँ पर ली मोरियार्टी को टेक डाउन नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर लियो रश ने डांटे मार्टिन से टैग ले लिया, जिसके साथ ही मैट सैडल ने भी ली मोरियार्टी से टैग ले लिया। पर यहाँ पर लियो रश ली मोरियार्टी के पास जा रहे थे, जो देखकर मैट सैडल लियो रश के ऊपर अटैक करने के लिए गए और हमें यहाँ पर लियो रश की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहाँ पर लियो रश ने अकेले ली मोरियार्टी और मैट सैडल इन दोनों को इस मैच में आउटवर्क कर दिया। और इस मैच के अंदर लियो रश मैट सैडल और ली मोरियार्टी इनकी रिस्पेक्ट ना करते हुए इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैट सैडल चाहते थे कि डांटे मार्टिन अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करना सीखे, जबकि खुद मैट सैडल लियो रश की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया मूव्स और सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। और गाइस मैं रे मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज इस मैच के अंदर लियो रश की परफॉर्मेंस देखकर मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल के लिए मेरे लिए ग्रेटेस्ट हाई फ्लायर रे मिस्टीरियो या फिर रे फिनिक्स नहीं बल्कि लियो रश है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर लियो रश की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया थी। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डांटे मार्टिन ने ली मोरियार्टी के ऊपर अपना फिनिशर स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट लगाया और यहाँ पर ली मोरियार्टी को पिन कर डांटे मार्टिन और लियो रश ने मैच जीत लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डांटे मार्टिन और लियो रश की टैग टीम वर्क कर रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर टैग टीम कितनी देर तक टिक पाती है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर मीरू का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात
करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो के गॉड ने उन्हें चैंपियन बनने की एक अपॉर्चुनिटी दी है और मीरो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ने वाली। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर पाक एफटीआर के वन हाफ यानी कि डेक्स हारूड को फेस करते हुए दिखाई दिए। तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते यहाँ पर इस मैच के अंदर पाक और डेक्स हारूड इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया और देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक स्ट्राइकिंग कॉन्टेस्ट है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर एफटीआर एक टैग टीम रेसलर होने के बावजूद भी इस मैच के अंदर डेक्स हारूड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। पर इसी मैच के दौरान एक टाइम पर पाक ने डेक्स हारूड के ऊपर टॉप रोप से एक ब्रेन बस्टर लगाया, जिसके बाद डेक्स हारूड इस मैच के अंदर रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर डेक्स हारूड इंजर्ड हो चुके हैं। पर जब पाक पहली बार डेक्स हारूड के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए गए तब डेक्स हारूड पहली बार साइड में हो गए, लेकिन दूसरी बार डेक्स हारूड ने पाक का फिनिश रिवर्स कर दिया, जो देखकर पाक ने फाइनली डेक्स हारूड के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे पाक ने मैच जीत लिया है। पर गाइस पाक की मैच जीतते ही यहाँ पर एफटीआर के अदर हाफ यानी कैश व्हीलर आ गए और यहाँ पर आकर कैश व्हीलर ने पाक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि अंद्रादे लीडोलो और मैलेका ब्लैक रिंग के अंदर खड़े थे, जो कि यहाँ पर आकर पाक के ऊपर अटैक करने लगे और तभी यहाँ पर लूचा ब्रोस और कोडी रोड्स भी आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर पाक को बचाया और यहाँ पर आकर अंद्रादे लीडोलो एफटीआर और मैलेका ब्लैक के ऊपर अटैक किया, जो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल हमें इस वीक के डायमंड शो पर देखने को मिला, जिससे हम कह सकते हैं कि एफटीआर और लूचा ब्रोस के एबीडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए एबीडब्ल्यू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड किया है। पर इसके बाद एबीडब्ल्यू ने अगले डायमंड शो, अगले रैम्पेज शो और अपने फुल ईयर पेपर के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से हैं इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी खान ने इस वीक के डायमंड शो पर डार्क ऑर्डर और द एलीट इन दोनों को ही बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर टोनी खान चाहते थे कि इस वीक के डायमंड शो पर जो केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है, उस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बीच में कोई ब्रॉल ना हो, इसलिए टोनी खान ने इन दोनों ही टीम को इस वीक के डायमंड शो से बैन कर दिया था। और फाइनली इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली और सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए चैलेंजर एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज को पता है कि जितनी जल्दी हैंगमैन पेज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं उतनी ही जल्दी हैंगमैन पेज एबीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, जो बात कहकर हैंगमैन पेज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि शायद केनी ओमेगा उतने एक्साइटेड होते जितने के हैंगमैन पेज है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन पेज को हराने के लिए केनी ओमेगा के पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है और सबको लगता है कि हैंगमैन पेज काफी टफ है, पर रियलिटी तो ये है कि हैंगमैन पेज टफ नहीं है बल्कि द एलीट टफ है और एलीट के साथ रहकर सब लोग हैंगमैन पेज को टफ मानते थे और कभी कभार तो केनी ओमेगा ने भी लोगों के अंदर बिलीव किया, लेकिन केनी ओमेगा को पता चल चुका है कि हैंगमैन पेज एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन हैंगमैन पेज ने बात करते हुए कहा कि हैंगमैन पेज को भी लगता है कि केनी ओमेगा ने कई बार हैंगमैन पेज को लेट डाउन किया है और केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज को कई सारे झूठ कहे हैं, जिनमें से एक ये है कि हैंगमैन पेज कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे, पर हैंगमैन पेज एबीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर प्रूव करने वाले हैं कि केनी ओमेगा झूठ बोल रहे थे, जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही। और फाइनली यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा हैंगमैन पेज से हाथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता आज के बाद हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा दोस्त रहे या नहीं, जो बातें कहकर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने हैंडशेक किया और इसके बाद सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर यहाँ जा रहे थे और इतने में कैमरामैन ने एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर दिया और हमें पता चला कि वो कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि डॉन कैलिस थे और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए कहा कि डॉन कैलिस की सबसे बड़ी ट्रिक थी और यहाँ पर हैंगमैन पेज के सिर से खून निकल रहा था और यहाँ पर केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज के खून से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे कि फुल ईयर पेपर के ऊपर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के मैच कंफर्म हो चुका है। पर जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग खत्म हुई उसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है इस वीक के डायमंड शो की, तो गाइस मुझे लगता है कि इस वीक का डायमंड शो एक बहुत ही बड़ा डायमंड शो था और हमेशा की तरह मुझे इस वीक का डायमंड शो बहुत पसंद आया है। लेकिन ऐसे ही एबीडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एबीडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?